नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंसल्ट एवेन्यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ टैक्सेशन 101 के जीएसटी के एपिसोड 3 में। तो एपिसोड 1 और 2 में हमने बेसिक जीएसटी के बारे में जाना था कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है, जीएसटी की रिटर्न्स कैसे कैसे भरी जाती है। तो आइए इस एपिसोड 3 में आज बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि जीएसटी की बैकबोन है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आसानी से समझ में आए और आप लोगों को जो भी दुविधा है वो आप हमसे बीच में पूछ भी सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीएसटी का एपिसोड 3, जिसमें हम जानेंगे क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानने के लिए। तो हमारे जो मेन एक्ट है सीजीएसटी एक्ट, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें सेक्शन 16 से सेक्शन 18 में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, किसको एलिजिबिलिटी है वो क्रेडिट लेने के लिए, और सो ऑन। तो इसको हम एक एक करके, जैसा कि मैंने कहा ये बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करके आसानी से समझते चलेंगे। बहुत ज़रूरी है सर, जैसा मैंने बताया कि ये बैकबोन ऑफ जीएसटी है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा क्लियर है तो हमको जीएसटी में किसी भी तरह की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे पहले कि हम सेक्शन पे जाएं किसी भी, हम जनरली जो कि कॉमन पार्लेंस में बातचीत होती है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आम भाषा में है क्या। एक्चुअली हम जो भी इसका सेक्शन है उस पर बाद में आते हैं, पहले जनरल टर्म्स में जानते हैं कि व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आसान भाषा में समझें तो क्या होता है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज जीएसटी पेड ऑन एवरी परचेज और एक्सपेंस मेड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। मतलब अपने बिजनेस के लिए आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो या जो भी एक्सपेंस करते हैं, चाहे वो पैकिंग मटेरियल पे हो, चाहे कंसल्टेंसी फीस पे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट पे हो, उस परचेज के साथ जो भी जीएसटी आप पे करते हो वेंडर को, वो जो अमाउंट का जीएसटी आप पे करते हो वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। तो ये जो भी हम अपने परचेज और एक्सपेंस पे जीएसटी पे करते हैं, जो इनपुट टैक्स बनता है, वो आपकी जो भी आपके मंथ की और एक क्वार्टर की आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी होती है उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपने सपोज 100 रुपये की सेल करी एक महीने में, उसमें 18 रुपये जीएसटी है, तो 18 रुपये आपकी लायबिलिटी है सरकार की तरफ, एंड उसके अगेंस्ट में आपने 50 रुपये की परचेज भी करी है जो एंड एक्सपेंस भी करे हैं, उसमें 18% जीएसटी आप ऑलरेडी वेंडर को दे चुके हैं। तो आपको जो सरकार को देना है वो 18 में से 9 रुपये जो आप ऑलरेडी वेंडर को दे चुके हैं, उसमें तो घटा के जो बचा हुआ अमाउंट है 9 रुपये, आपको वही सरकार को देना है। तो ये तो मेनली मैंने आपको समझा दिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमने परचेज और एक्सपेंस पे पे करा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता कैसे है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है सर बिल डेट के हिसाब से, मतलब एक्रूअल बेसिस पे, कि सपोज मैं 31 दिसंबर में मैंने किसी से बिल लिया, किसी ने परचेज ली, मेरे पास बिल आ गया, उसकी पेमेंट भले ही मेरी जो भी टर्म्स है मैं 3 महीने बाद करूँगा, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट में उसका दिसंबर के मंथ में ही अवेल कर लूँगा। ऑल्दो ये ज़रूरी होता है कि उसकी पेमेंट आपको 6 महीने के अंदर अंदर करनी है। अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको एज़ पर लॉ रिवर्स करना पड़ता है। उसके बाद इनपुट टैक्स जो क्रेडिट होते हैं सर वो 2 तरह के होते हैं, एलिजिबल और इनएलिजिबल। जो एलिजिबल होते हैं मतलब जो आप हमारे बिजनेस के लिए होते हैं और जो हमने बिजनेस के यूज़ के लिए जो भी खर्चा करा या परचेज करा वो एलिजिबल होते हैं। और कुछ स्पेसिफाइड जीएसटीज़ हैं, स्पेसिफाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं, जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड उसको मना करा हुआ है, उसको इनएलिजिबल घोषित किया हुआ है, जैसे कि फूड पे, मोटर व्हीकल पे। उसकी चर्चा हम विस्तार से आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो अभी तक हमने बात करी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। आइए अब स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जो इसके सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस हैं उससे इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, उनके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी जो भी बातें हैं, उनको मैंने अपने वे में समराइज़ करा है। रादर देन कि हम पूरा सेक्शन उसको पढ़ें, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, ना उससे कुछ बात समझ में आएगी। तो उससे बेहतर ये है कि उसमें जो क्रक्स है, जो बताने वाली बात है, वो मैं आपको पॉइंटर्स में बता दूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। तो आज इस वाले एपिसोड में हम सिर्फ ये सेक्शन 16 ही कवर करेंगे, क्योंकि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट काफ़ी अपने आप में बड़ा है। तो सेक्शन 16 हम आज कवर करेंगे। उसके बाद आने वाले जो भी इसके पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, सेक्शन 17, 18 है, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो इसमें जो इसका सब सेक्शन 1 है वो सबसे पहले पूछता है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर आईटीसी, कौन एलिजिबल है जो कि इनपुट ले सकता है। तो उसका बहुत क्लियर और सिंपल आंसर है
कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, ऑब्वियसली एक पर्सन को रजिस्टर होना पड़ेगा तभी वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। जो जो इसका इसमें जो सबसेक्शन 1 में जो मेन बात कही गई है, जो क्रक्स इसमें से निकलता है, वो ये है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि ड्यू कोर्स में टैक्स पे कर रहा है और जो इनपुट ले रहा है वो ले रहा है फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सर जब भी आईटीसी का कभी भी डिस्प्यूट होगा जो कि एलिजिबल आईटीसी होगा, कि अदरवाइज मना नहीं किया गया किसी भी सेक्शन में, उसका डिस्प्यूट डिपार्टमेंट से हमेशा यही होगा कि वेदर इट इज़ यूज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। अगर कोई ये चीज़ प्रूफ हो गई कि ये आपका एलिजिबल आईटीसी है, मतलब कि अदरवाइज़ कहीं सेक्शन में मना नहीं किया गया और आपने बिजनेस के पर्पस के लिए ही उसको यूज़ करा है, तो वो आपका बिल्कुल वैलिड आईटीसी होगा और आप उसको बिल्कुल वैलिडली क्लेम कर सकते हैं। और अगर इसके अदरवाइज़ ये प्रूव हो गया कि ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, सपोज आपने कोई एसी खरीदा, फ़ोन खरीदा, जो कि आप अपने उसको घर पे लगा लिया और कहीं से ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो सकता है नहीं हो सकता वो एक अलग बात है, बट अगर वो प्रूफ हो गया तो इट विल बी कंसिडर्ड कि इट इज़ नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और उसको आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और ये जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी आप बिल से क्लेम करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, उससे आप आउटपुट लायबिलिटी पे करते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है या जो इसका जिस्ट है सेक्शन 16 का, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। ऐसी क्या क्या कंडीशंस है जो कि पूरी होनी चाहिए तभी आपको आईटीसी आपका एलिजिबल माना जाएगा या आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि यू मस्ट हैव अ वैलिड टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर। या तो आपका सामने वाले का टैक्स इनवॉइस होगा जिसमें कि जीएसटी अलग से मेंशन होगा, या फिर आपका कोई डेबिट नोट होगा जो पिछले परचेज की एडजस्टमेंट होगी। इन्हीं दो केसेस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो है ही मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब आपने एक्चुअल में गुड्स और सर्विस या दोनों रिसीव करे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई बुकिश एंट्री दिखा दी, आपने बिल काट के दूसरे को दे दिया और उसने इनपुट क्लेम कर लिया। ऐसे काम बाज़ार में बहुत सारे आपको सुनने को मिलेंगे, बट एज़ पर लॉ दिस इज़ नॉट अलाउड। और जो ऐसा आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते अनलेस कि आपने एक्चुअली में गुड या सर्विस रिसीव करें। अब जो इसकी तीसरी कंडीशन है, देखिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है। उसमें वो बोल रहा है द सप्लायर मस्ट हैव पेड टैक्स इन कैश और थ्रू इनपुट टैक्स फॉर सच सप्लाई अंडर सेक्शन 41 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने जिससे माल खरीदा, आपने जिसको पेमेंट करी फॉर परचेज और फॉर एक्सपेंस, तो ये ज़रूरी है कि उसने अपना टैक्स पे करा हो, आपके नाम की जो सेल है उसका टैक्स पे करा हो, चाहे वो कैश में करा हो चाहे इनपुट से, उससे मतलब नहीं है, बट ये ज़रूरी है कि उसने टैक्स पे करा हो। इससे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर अगर वो नहीं करता तो क्या उसकी गलती की सज़ा मुझे मिलेगी? तो इसका आंसर है येस सर। तो ये हमारा जीएसटी लॉ है, इसी तरह से ड्राफ्ट है कि इसमें ये बहुत क्लियरली बोला गया है कि अगर सामने वाले ने टैक्स नहीं भरा तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा और वो टैक्स गवर्नमेंट आपसे रिसीव करेगी। और ये काम गवर्नमेंट का है कि वो एनफोर्स कराए कि वो टैक्स पे करे, और गवर्नमेंट एनफोर्स करा भी रही है, बट एट द एंड द पॉइंट इज कि अगर उसने टैक्स नहीं पे करा तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अपना व्यापार करते हुए ये ध्यान रखें कि जिस भी पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं वो एक जेन्युइन पार्टी हो और वो अपनी जीएसटी की रिटर्न टाइम पे भर रही हो। इसी के साथ एक और कंडीशन है कि जो सप्लायर है, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिससे आपने माल खरीदा है और जिसकी हम बात कर रहे थे कि उसने टैक्स पे कर दिया हो, सपोज उसने टैक्स पे कर दिया बस पर किसी वजह से वो अपनी जीएसटी की रिटर्न भरना भूल गया हो, तो उस केस में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आपको आईटीसी उस परचेज पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इंश्योर करना कहीं ना कहीं अब हमारा काम हो गया है, जिसको आईटीसी क्लेम करना है, कि वो अपने वेंडर से ये इंश्योर करे कि उसने टैक्स और उसने रिटर्न टाइम पे भर दिया है। इसमें बहुत ही जो आईटीसी के क्लेम के लिए ये बहुत सारी चीज़ें केस में गई, कोर्ट्स में गई, जिसमें कि मतलब लोगों ने इस चीज़ पे आपत्ति उठाई कि ये हमारा काम नहीं है एनफोर्स करवाना कि सामने वाले ने टैक्स पे करा या नहीं करा, रिटर्न भरी या नहीं करी। बहुत सारे कोर्ट्स में इसकी सुनवाई भी हुई और अकॉर्डिंगली अलग अलग फैसले आए। तो उस फैसले को मैच करने के लिए जीएसटी ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाई हैं। लेटेस्ट अभी जीएसटी ने फॉर्म 2B की एक नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें कि जितना फॉर्म 2B में इनपुट दिख रहा होगा हम उतना ही क्लेम कर सकते हैं। तो उस 2B को और सेक्शन 36(4) को हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
लोग इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट बताने वाली बात यह है कि नॉट ओनली ये ज़रूरी है कि सप्लायर जीएसटी की रिटर्न फाइल ऑलरेडी कर चुका हो, बट ये भी ज़रूरी है कि वो अपने रिटर्न टाइमली फाइल कर रहा हो। अगर आपके सप्लायर ने रिटर्न एक दिन भी लेट करी तो वो इनपुट आपको उस महीने नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसको अगले महीने लेना पड़ेगा। ऐसी कुछ नोटिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू करी है। तो इस नोटिफिकेशन को, इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह से हमें अपनी बुक्स वगैरह मेंटेन करनी चाहिए, इसको हम बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार में, इसको बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने इस टॉपिक के साथ आपको ये बता दिया कि सामने वाले को, आपके सप्लायर को टैक्स भी पे करा होना चाहिए, जीएसटी रिटर्न भी भरी होनी चाहिए, और ना केवल जीएसटी रिटर्न भरी होनी चाहिए बल्कि वो बहुत ही टाइमली भरी होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेक्शन 16 के कुछ मेजर पॉइंट्स। इसमें मेन कंडीशंस थी जो हमें जाननी है कि किस कंडीशंस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं हम प्रिपेयर करके रख सकें। इसके बाद आते हैं सर कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेक्शन 16 के कुछ अदर पॉइंट जो कि छूट गए हैं। ठीक है, तो उसमें से एक पॉइंट ये है कि जो आईटीसी है वो हम हर चीज़ का क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो इनपुट सर्विस हो, या फिर कैपिटल गुड्स हो। इससे पहले जो वैट की एरा थी उसमें कैपिटल गुड्स का इनपुट हमें एक साथ नहीं मिलता था, हमें उसको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में लेना पड़ता था। पर इसमें वही सब चीज़ें बिल बेस्ड है, तो आपको इकट्ठा कैपिटल उसका क्रेडिट मिल जाता है। ऑल्दो इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें भी कुछ बातें हैं कि इसमें डेप्रेशन का क्या होगा, हम कैपिटलाइज करेंगे तो विद डेप्रेशन करेंगे, डेप्रेशन अगर लेंगे तो क्या है, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, वो सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम इसमें इस श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे। और एक चीज़ और है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है कि जो आईटीसी है वो एक्रूअल बेसिस पे रहता है, मतलब बिल डेट पे आपको मिल जाएगा, आपको पेमेंट करनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं करी तो जो भी आईटीसी आपने लिया है बिल बेसिस पे वो आपको रिवर्सल उसका करना पड़ेगा। ठीक है जी। और आईटीसी का एक इसका सेक्शन है 16(4), उसमें ये कहा गया था इनिशियली कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेज करते हैं तो वो टैक्स इनवॉइस तो दे नहीं पाएगा क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो उसमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का रोल नहीं है। बट एक प्रोविजन था सेक्शन 16(4) का जो कहता था कि जब भी आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे तो टोटल वैल्यू का जो भी जीएसटी रेट होगा उतना टैक्स आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जमा कराना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में अच्छे से इसके एपिसोड 2 में किया था। तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसका टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और फिर वो टैक्स जो आप जमा कराएंगे वो आप एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। बट वो क्योंकि जीएसटी में इतनी स्टार्टिंग में इसकी कन्वर्जेंस में इतनी प्रॉब्लम थी तो वो फिलहाल के लिए उसको अभी टाल दिया गया है टिल द फर्दर नोटिफिकेशन। तो जैसे ही वो आएगा तो ये प्रोविज़न भी एप्लीकेबल होगा। और एक लास्ट पॉइंट ये कि जो कंपोजिशन डीलर होते हैं जो कि रेगुलरली रजिस्टर्ड नहीं होते, मतलब जिनके आउटपुट में सिर्फ 1% टैक्स लगता है सीधा, अगर आप उनसे कुछ परचेज करते हैं तो वो जो 1% आपने पे करा है तो वो इनपुट आपका एलिजिबल नहीं होता, वो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये था आपके लिए जीएसटी सीरीज़ का एपिसोड 3, जिसमें कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी है वो स्टार्ट किया है। आज हमने समझा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, और इसके पहले सेक्शन 16 को समाप्त किया है। आने वाली श्रृंखला में हम सेक्शन 17, 18 को कवर करेंगे, प्लस हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, प्लस हम कवर करेंगे कि क्या क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली जो गवर्नमेंट से क्या लिटिगेशंस आ रही हैं और उसका हम जवाब कैसे दें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल कंसल्ट एवेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।